करेंगे इसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई भी हमको कार्य करना है लिफ्टिंग का या रिगिंग का, तो उसमें हमको जो रिक्वायर्ड पीपीज है, सुरक्षा उपकरण है, उसका इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड पीपीज पहन के ही हमको कार्य करना पड़ेगा जो फोटोग्राफ आपके सामने है। सेफ्टी शू से लेकर के हेलमेट तक कंप्लीट पीपीज आपको पहन के कार्य करना पड़ेगा। दूसरा, मैनुअल लिफ्टिंग जब भी आप करते हैं, तो हम लोग बात किए थे कि मैनुअल लिफ्टिंग में बॉडी पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका बॉडी में खिंचाव या ज्यादातर जो है कमर में प्रॉब्लम आता है, राइट। ये डिसऑर्डर का प्रॉब्लम ज्यादातर आता है, तो इसके लिए आपको बॉडी पोजीशन जो है वो फिट रखना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कैसे मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं, तो मैनुअल लिफ्टिंग में बॉडी पोजीशन कैसा होना चाहिए, तो आप देख सकते हो सिंपल सा बात है। किसी भी वस्तु को उठाना है तो उसके करीब जाइए, वेट का आपको जानकारी होना चाहिए कितना वेट है, उसके बाद शरीर के बिल्कुल नजदीक से, उसके बाद सेकेंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन, ऐसे वस्तु को उठाना है। ये नीचे जो पोजीशन दिया हुआ है ये पोजीशन उचित नहीं है। ऐसे यदि आप लिफ्ट करेंगे तो ऐसे केसेस में आपको चोट लगने की संभावनाएं, खिंचाव आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे कार्य को आपको नहीं करना है, ऐसे कार्य से आपको बचना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, वो सीधा होना चाहिए और जो वस्तु है ना वो बॉडी के आपके ज्यादातर पास होना चाहिए, राइट। हाँ, खिंचाव आ जाता है तो बॉडी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिफ्टिंग। दूसरा, मैनुअल लिफ्टिंग में क्या होता है, यदि आपको लगता है कि वस्तु ज्यादा हेवी है तो वैसे केस में आप लोग 2 लोग मिलके उस वस्तु को उठाइए, अकेले उसको आप कैरी मत करिए, राइट। हेवी होने की स्थिति में आप उसको मिल करके लिफ्ट करिए। उसके बाद क्रेन लिफ्टिंग सेफ प्रैक्टिसेस, आप देखिए इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आप जब कोई भी लिफ्ट करवा रहे हैं वस्तु को, तो आपका जो आई है, कीप एन आई ऑन द लोड, आपका आंख जो है उस लोड की तरफ होना चाहिए, देखते रहना है कि वस्तु किधर की तरफ जा रहा है। दूसरा, कीप ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आउट फ्रॉम द लोड, हम लोग बात किए हैं कि कोई भी सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं रहना है, तो इसमें ध्यान ये देना है कि आपका न ही कोई आपका शरीर है, न ही कोई शरीर का हिस्सा उस मटेरियल के नीचे नहीं आना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु गिरा है, उसके पैर में चोट लग गया, दब गया वस्तु के नीचे पैर। तो सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी लिफ्ट हो रहे वस्तु के ऊपर में आपको पैर नहीं रखना है, उसके नीचे में या अंदर में। और यहाँ पे कीप द लोड लो एंड स्लो, कोई भी वस्तु आप लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका हाइट कम से कम होना चाहिए और धीरे धीरे मूवमेंट होना चाहिए, नहीं तो स्पीड रहेगा, मूवमेंट करेगा, ब्रेक होगा, लफड़ा हो जाएगा। वो इसीलिए लोड को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड के पास में और स्लो मोशन में मूवमेंट करना चाहिए। मूवमेंट में क्यों हाइट चाहिए, जब आपको इरेक्शन करना है तब ना ऊपर जाएगा। यदि लिफ्ट मतलब क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, वहां हाइट क्यों चाहिए। मान लो आपको 50 मीटर दूर ले जाना है तो हाइट क्यों, जमीन के पास से ले जाओ ना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, कहने का मतलब है आपको किसी हाइड्रा से किसी वस्तु को 100 मीटर दूर ले जाना है, तो 100 मीटर दूर ले जाना है, पहले तो शिफ्ट नहीं करना होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में थोड़ा मोड़ा मूवमेंट करना पड़ता है। तो उस केस में वस्तु को जितना जमीन के पास रहेगा उतना ठीक रहेगा ना, कि पूरा ऊपर उठा के ले जाओगे दूर। जमीन के पास रहेगा तो सब ठीक है, पास रहेगा नहीं दो और धीरे धीरे ले जाओ। और इरेक्शन का मतलब वो तो जितना ऊपर रहेगा वहां ले जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इरेक्शन में क्रेन का मूवमेंट नहीं होता है, बूम का मूवमेंट होता है, क्रेन आगे पीछे नहीं होता है वहां पे, तो वहां पे कोई दिक्कत। यस, फिर आगे देखेंगे क्रेन लिफ्टिंग सेफ प्रैक्टिसेस, ये हमने बताया है कि कभी भी सिग्नल एक ही आदमी देगा। अब ये क्या समझेगा ऑपरेटर, कंफ्यूज है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, कुछ और कह रहा है, कुछ और कह रहा है। तो सिग्नल मैन हमेशा एक ही व्यक्ति होगा जो सिग्नल देगा और ऑपरेटर उसको फॉलो करेगा। 4 आदमी सिग्नल देगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसको कहाँ जाना है मालूम नहीं, सब बात कहाँ जा रहे हैं आप।
ऊपर नीचे बाएं दाएं दोनों बात कहा जा रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद क्रेन का जो हुक है, आप उसको इस्तेमाल करने के पहले एक बार चेक कर ले उसकी फिजिकल कंडीशन कैसा है। यदि उसमें कुछ डिफेक्ट है, यदि उसमें कुछ खराबी है, तो उसको इस्तेमाल करने से आप बचिए। करेक्ट। कोई भी वस्तु को लिफ्ट करना है तो उसमें आपको टैगलाइन का इस्तेमाल करना है। इसको टैगलाइन बोलते हैं, यूज टैगलाइन टू कंट्रोल द लोड। हाथ से आपको नहीं पकड़ना है, रस्सी बांध के पकड़ना है। बड़ा वस्तु है तो दो तरफ से रस्सी बांधिए, उधर से भी एक व्यक्ति पकड़ेगा, इधर से भी एक व्यक्ति पकड़ेगा। वस्तु के पास इसलिए नहीं जाइए कि जब क्रेन वस्तु को लिफ्ट करता है तो इसमें मूवमेंट होता है और आपके बॉडी को इंजर्ड कर देगा, इसलिए उसके मटेरियल के पास आपको नहीं जाना है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। बार बार बताया गया है कि कोई भी लिफ्टिंग हो रहा है तो नेवर राइड द लोड, उसके ऊपर चढ़ के आपको और वस्तु को लिफ्टिंग या मूवमेंट नहीं करवाना है। ऐसा आप करवाएंगे तो वैसे केसेस में क्या होगा, वस्तु गिरेगा, आप भी नीचे गिर जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, जो वर्कमैन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जो लिफ्ट बनता है वो अलग उसका डिजाइन होता है, वस्तु के लिए जो बनता है उसका अलग डिजाइन होता है। तो यहाँ पे तो लिफ्ट ही हो रहा है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ये हमने बात किया है, नेवर स्टैंड अंडर द लोड। कोई भी यदि इरेक्शन का कार्य चल रहा है उसके नीचे आपको मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि मशीनरी है, ये फेलियर हो सकता है। और यह यदि फेलियर होता है तो कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर जाएगा और वैसे केस में चोट लगने की संभावना है। ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अभी दूसरा, कोई क्रेन यदि इरेक्शन का कार्य में लगा है तो वो स्विंग करता है, मूवमेंट करता है बाएं दाएं, तो वैसे केस में जो उसका मूवमेंट वाला एरिया है उसको बैरिकेड करिए, नहीं तो बैरिकेड द एरिया इन विच पर्सन कुड बी ट्रिप्ड और क्रेश्ड। उसके बीच में आएगा, पिस जाएगा, तो इससे बढ़िया उसको बैरिकेड कर दीजिए और उसमें कोई भी एंट्री जो है मना कर दीजिए, कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री उसमें नहीं हो। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे समझना जरूरी है, क्लियर रेडियस 1.5 टाइम्स बूम लेंथ। बूम की लंबाई यदि 15 मीटर है या 20 मीटर है तो 30 मीटर का एरिया बैरिकेड करना होगा, क्योंकि क्रेन पलटी मारेगा, एरिया ज्यादा कवर कर लेता है। तो कीप पर्सनल आउट ऑफ दिस एरिया, और उस दायरा में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। राइट। कीप दिस एरिया क्लियर ऑफ अननेसेसरी पर्सनल। अब यदि कोई रिक्वायर्ड व्यक्ति है वो जाएगा, अलग बात है, लेकिन जिसका जरूरत नहीं है वो क्यों जाएगा वहां। राइट। तो अनवांटेड जो व्यक्ति है उनको वहां से आप बाहर निकालिए। अब यहाँ पे देखिएगा, क्रेन लिफ्टिंग सेफ प्रैक्टिसेस। जो बूम है क्रेन का, सही से उसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। क्या गड़बड़ी है, पहला राइट दूसरा रॉन्ग। इसमें दो बूम निकला है तो देखिए, एक यहाँ थोड़ा सा निकला, एक थोड़ा सा निकला, सही है, लेकिन यहाँ पे एक को कम निकाला, एक को ज्यादा निकाला, ये गलत है। मतलब समान मात्रा में बूम को निकालना है। राइट। पे अटेंशन टू द बूम सेक्शन, दे शुड बी kept equal. Unequal boom give no structural stability. आप एक बूम ज्यादा निकालेंगे, कम निकालेंगे, दिक्कत होगा। जैसे कैसा होता है, जस्ट लाइक आपके घर में जो पहले रेडियो होता था ना, रेडियो में कैंटीना होता था, जो आप ऊपर खींचोगे तो मान लो एक सबको पूरा खींच देते हो, एक को आधा खींचो, एक को कम खींचो, एक को ज्यादा खींचो, नहीं, बूम निकलेगा, सब थोड़ा थोड़ा निकलेगा, समान मात्रा में निकलेगा, क्रेन स्टेबल रहेगा। किसी को कोई डाउट? अब क्रेन लिफ्टिंग सेफ प्रैक्टिसेस, सिंपल सा बात है यहाँ पे। यदि आप कहीं कार्य कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा हमारे बात पे, कहीं भी कार्य कर रहे हो गौर कीजिए। यहाँ दो तीन बात है। यहाँ पे अटेंशन टू द रिमेनिंग रोप बिटवीन द होस्ट ब्लॉक एंड बूम टिप व्हाइल रेसिंग द लोड। आप किसी वस्तु को लिफ्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट टू ब्लॉकिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिमिट स्विच बहुत सारे क्रेन में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जब कितना वस्तु को ऊपर लेना है, एक लिमिट है, उसके बाद आप उसको ऊपर मत लीजिए। लिमिट के ऊपर लेंगे प्रॉब्लम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जाके वहां पे टकरा गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो लिमिट कितना ऊपर लेना है, एक लिमिट में लीजिए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। आवश्यकता से अधिक लेना जरूरी है, जरूरी नहीं है। और लिमिट
लिमिट स्विच होता है, लेकिन लिमिट स्विच नहीं होने की स्थिति में पता नहीं चलता है और आप पूरा ऊपर चले गए, वैसे केस में सीलिंग डैमेज हो जाएगा और वस्तु नीचे चला आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखिए क्रेन लिफ्टिंग सेफ प्रैक्टिसेस में और है, नो लिफ्टिंग नो क्रेन वर्क व्हेन विजिबिलिटी इज पुअर। मान लीजिए दिख नहीं रहा है, मौसम खराब है, पूरा फॉग है, तो ऐसे केस में लिफ्टिंग करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है सर। आपको नहीं दिखेगा कहाँ क्रेन टकरा गया, कहाँ प्रॉब्लम हो गया, आपको महसूस नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? काम को नहीं करना पड़ेगा, राइट। वैसे केस में कार्य को नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया? यस। तो दिखाई देना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। उसके बाद सिग्नल मैन, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल मैन शुड पोजीशन इन फुल व्यू ऑफ द ऑपरेटर। सिग्नल मैन ऐसे जगह पे खड़ा हो कि ऑपरेटर को पूर्ण रूप से दिखे, ऐसा नहीं कि दिख ही नहीं रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो कई बार जब ऐसा कंडीशन आता है, कोई बोल रहा था ना जीप, एक प्रश्न आया था, यही जीप है, देख रहे हो ना पीला वाला जो पार्ट है, ये जीप है। पहले प्रश्न आया था ना जीप क्या होता है क्रेन का, जीआईबी, तो जीप है। ये बूम के अलावा एक्स्ट्रा होता है, राइट। ये बूम के अलावा होता है, जरूरत पड़ने पे इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका लोड कैपेसिटी लेकिन बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा कोई वस्तु है उधर लिफ्ट हो रहा है, तो यूं समझ लीजिए जैसे क्रेन का ऑपरेटर है, तो क्रेन का ऑपरेटर क्रेन जो है, क्रेन समझ लीजिए अंधा होता है, क्रेन को कुछ नहीं पता है। क्रेन कैसे चलता है? ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, और ऑपरेटर किस बेस पे ऑपरेट करेगा? सिग्नल मैन के बेस पे ऑपरेट करेगा। यानी क्रेन का आंख कौन हो गया? सिग्नल मैन। सिग्नल मैन जैसे बताएगा वैसे ही ड्राइवर या क्रेन का ऑपरेटर उसको मूवमेंट करेगा, राइट। समझ में आ रहा है बात? यस। तो ये ध्यान देना है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सिग्नल मैन को स्पष्ट नहीं दिखाई देने की स्थिति में हमको कार्य को चेंज करना पड़ेगा पोजीशन को, और जब तक सिग्नल मैन फ्रंट पे नहीं आता है तब तक हम लोग को बचना पड़ेगा कार्य से। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिफ्टिंग इक्विपमेंट से प्रैक्टिसेस, ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉरिजेंटल पुल, किसी पुलिंग से इसको व्हील के माध्यम से खींचा जा रहा है। यहाँ पे क्या है? थोड़ा डिफरेंट टाइप का पोजीशनिंग है। यहाँ पे क्या है? वर्टिकल है। तो ध्यान देना आपको ये है जो इंपॉर्टेंट है लिफ्टिंग इक्विपमेंट से प्रैक्टिसेस में, कि कभी भी आप किसी इक्विपमेंट को लगाई, उसका लोड देखना जरूरी है। उस पोजीशन के लिए वो सूटेबल है कि नहीं है जरूरी है, और सूटेबल नहीं है तो उसको रोकिए। क्या कहता है? पुलिंग, लिफ्टिंग और एज एडजस्टर, लिमिटेड हाइट एंड शॉर्ट डिस्टेंस। यह काम कम हाइट के लिए या छोटा दूरी के लिए किया जाता है। कैपेसिटी अप टू 6 टन, ऐसा जो लिफ्टिंग है 6 टन से ज्यादा के लिए हम लोग नहीं कर सकते। नहीं तो हम लोग को क्या करना है? 6 टन से ज्यादा है, एडजस्टेबल नहीं, कंप्लीट सीलिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा काम के लिए ऐसा हम लोग एडजस्टेबल सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद केबिन ब्लॉक, ये देखो अलग अलग इक्विपमेंट होता है, राइट। आप नाम से अलग अलग जानते हो, देखते हो, और इसका उपयोगिता डिफरेंट डिफरेंट है। द लिफ्टिंग इक्विपमेंट से प्रैक्टिसेस में आप देखिए यहाँ पे
6 टन कैपेसिटी की बात हो गई। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका कैपेसिटी अप टू 10 टन, 10 टन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैंड ऑपरेटेड स्विच इसको बोलते हैं। और हैंड ऑपरेटेड स्विच बोले तो इसको आप लोग कई बार लोग गांव में इसको चेन कुकी बोलता है। धीरे धीरे मैनुअल ऑपरेट करके खींचा जा सकता है। कोई ज्यादातर गाड़ी वगैरह शिप करता है तो उसको निकालने में काम आता है। तो लिमिट देखना जरूरी है। यहाँ पे एक ही चीज पे फोकस करिएगा। आप ऐसा दिमाग में लाइएगा क्या क्या याद करें क्या क्या पढ़े, ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल सा है, चेन ब्लॉक कैपेसिटी अप टू 6 टन तक इस्तेमाल करिए। और जो है यहाँ पे हैंड ऑपरेटेड विंच जो है, हैंड ऑपरेटेड विंच का इस्तेमाल अप टू 10 टन, 10 यानी 10 टन तक उठाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए स्किड, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग स्किड करते हैं किसी वस्तु को। यहाँ पे सावधानी रखना बहुत जरूरी है। स्किड टू सपोर्ट लोड दैट इज बीइंग मूव्ड ऑन रोलर्स। ये ध्यान देना ये है कि ये पहले वस्तु बीचों बीच में रहे, ये रोलर मूव करना चाहिए, नहीं तो ये रोलर मूव नहीं करेगा, ये वस्तु आगे चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद से रोलर्स में क्या है, टू मूव लोड इन एरिया ऑफ लिमिटेड एक्सेस 3 to 4 इंच क्लियरेंस फ्रॉम ईच साइड। इसमें क्लियरेंस चाहिए और कम से कम 3 पीस होना चाहिए। 4-5 हो तो और अच्छा है कि वो लोड रहेगा। 2 तो से तो बिल्कुल ही नहीं करते, राइट। वुडन ब्लॉक, कई बार हम लोग वुडन ब्लॉक भी नीचे लगाते हैं ब्लॉक करने के लिए, सपोर्ट के लिए, राइट। तो वुडन ब्लॉक भी हम देंगे तो उसका स्ट्रेंथ आपको देखना होगा कि लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, राइट। पिंच बार टू लीवर एंड मूव लोड इन एरिया ऑफ लिमिटेड एक्सेस, राइट। सिंपल सा बात है कि जब हम किसी वस्तु को लिफ्ट में किसी वस्तु को मूवमेंट कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में हमको देखना ये जरूरी है कि उसका लोड, कैपेसिटी, कंडीशन, स्टेबिलिटी ये सुनिश्चित करना जरूरी है। फोटोग्राफ से आपको सब समझ में आ जाएगा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट से प्रैक्टिसेस में देखिए, हुक, कॉर्डेज, सीलिंग, मास्टर, लिंक, शेकल एटसेट्रा। आप देखिएगा 2-3 आपको पॉइंट इसमें स्पेशल फोकस करने वाला है। जब सीलिंग को हम लोग ऐसा ऐड होता है ना तो 3 ठो कम से कम यू क्लैंप से लॉकिंग करना जरूरी है और पोजिशनिंग आपको देखना है, राइट। और सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे, कैन नॉट हुक टू सीलिंग हाई, ये कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ये सीलिंग जो है हुक में ही लगेगा और डिसेकल ऊपर और नीचे वस्तु के साथ लगता है, ये प्रैक्टिस सेफ नहीं है, अनसेफ माना जाता है। यहाँ पे हुक डैमेज होने का चांसेस रहता है या डिसेकल भी डैमेज हो जाता है। इस प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाता है, राइट। तो सेफ प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करना है। फिर देखते जाएंगे, नेवर टेक चांस, यदि आपको लगता है कि आसपास में कोई बिजली का केबल है, राइट, तो बिजली का केबल है तो उसके आसपास में आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट नहीं यदि वहां पे आप लिफ्ट करेंगे, उस बिजली के लाइन के संपर्क में आ जाएंगे, पावर केबल के संपर्क में आ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इंजरी, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वैसी चीजों से हमें बचना है। पास में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपको नुकसान या इंजरी का कारण बने। और यदि आपको नीड है स्पेशल की नहीं यहाँ करना ही पड़ेगा तो आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा और वैसे केस में पावर को ऑफ करवाना पड़ेगा, तब लिफ्टिंग होगा। नहीं तो लिफ्टिंग हम वहां पे नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क वहां बढ़ जाता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सिग्नल मैन, नेवर पावर लाइन, अब यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आपको अप टू 25 कितना दे रहा है, अप टू 2.5 लाख का पावर है, कम से कम 20 फीट का डिस्टेंस बनाइए, राइट। और ओवरहेड लाइन जा रहा है तो वहां पे भी कम से कम 25 फीट का डिस्टेंस बनाइए। यानी बिजली के इक्विपमेंट से जितना दूर रहेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। और ये डिस्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब क्रेन ट्रिपल करेगा तो एकदम नजदीक तक पहुंच जाता है, तो सेफ डिस्टेंस लेना जरूरी है कि क्रेन ट्रिप भी होता है तो इसके पास तक ना पहुंच पाए, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग सीलिंग लगाने का मेथड पे बात करेंगे। रिगिंग एंड सीलिंग आपको मैंने कुछ दिखाया है। डू नॉट फोर्स द चोकर्स, आपको देखना जरूरी है कि कैसे वस्तु को हम लगाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये नो, ये भी मेथड थोड़ा रॉन्ग है। ये मेथड सही है, ये मेथड सही है, ओके मेथड है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे पर्टिकुलर लोड पड़ेगा तो बड़ी बड़ी वस्तु के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड, सही मेथड का इस्तेमाल करना है, नहीं तो रिस्क बढ़ जाएगा। और आपको सुटेबिलिटी देखना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे लोड आपको कहाँ पड़ेगा, ऊपर में, टॉप में, और यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, तो ये ब्रोकन होने का संभावनाएं बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे एक्टिविटी को होल्ड डाउन करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से रिगिंग एंड सीलिंग, लिफ्टिंग एंगल्स बिटवीन द लेग। हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ते देखते हैं, लोड कैपेसिटी वैसे वैसे घटते जाता है, राइट। लोड कैपेसिटी घटते जाता है। 90 डिग्री के एंगल में कोई वस्तु को लिफ्ट कर रहे हैं तो 100% लोड कैपेसिटी पे उठेगा, और जैसे जैसे उसका मोमेंट एंगल घटेगा, लोड कैपेसिटी घटते चला जाता है। और जो बोला जाता है कि सेफेस्ट, तो 60 डिग्री का एंगल सबसे सेफेस्ट माना जाता है, और इसका रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप 60 डिग्री के एंगल पे उठाइए। और मिनिमम जो है 40 डिग्री से ज्यादा एंगल पे कोई वस्तु को नहीं उठाना चाहिए कम में, और 90 डिग्री से ज्यादा में भी नहीं उठाना चाहिए। तो मतलब बात करें तो कौन सा एंगल सही है, तो 40 से 90 के बीच में होना चाहिए। और सुरक्षित क्या माना जाता है, तो 60 डिग्री वाला सब सुरक्षित माना जाता है, राइट। आगे तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन गया। कोई पूछता है कि सेफ एंगल क्या होता है वस्तु को लिफ्ट करने के लिए, जवाब होगा 60 डिग्री। और किस एंगल के बीच में रहना चाहिए, तो 40 से 90 के बीच, यस, 40 से 90 के बीच में होना चाहिए, राइट। उसके बाद रिगिंग एंड सीलिंग में देखिएगा ध्यान से, जब कोई बड़ी बड़ी वस्तु आता है ना, स्ट्रक्चर के साथ लिफ्ट करते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर के साथ इसको सपोर्ट लेके लिफ्ट करते हैं, सही मेथड होता है। तो उसमें बीम या स्पाइडर बीम का हम लोग इस्तेमाल, स्प्रेडर बीम। तो इसमें क्या होता है फायदा, जब हम लिफ्ट करते हैं वस्तु को तो सीलिंग पे टेंशन कम आता है, और ये स्ट्रक्चर के माध्यम से वस्तु लिफ्ट होती है। तो इसमें एक्सपर्ट ट्रिगर लगता है, और ये लोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो इसीलिए स्प्रेडर बार हम लोग लगाते हैं कि लिफ्ट को, लोड को चारों तरफ हम लोग डिवाइड करें। तो स्प्रेडर बार जरूरी होता है वेट को स्प्रेड करने के। हम लोग सीलिंग मेथड के बारे में पढ़े हैं पहले, फिर से आपके पास फोटो आ रहा है। बास्केट टाइप मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, चोकर टाइप मेथड अप्लाई करते हैं, और वर्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं। ये मेथड होता है लिफ्ट करने के लिए। तो इन सभी मेथड का इस्तेमाल अलग अलग वस्तु को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे किसको कहाँ करना है। तो यहाँ पे देखिएगा डबल चोकर का कुछ एग्जाम्पल है। डबल चोकर में देखिए 2 बार फंसा करके पाइप को उठाना। यहाँ पे क्या है, सिंगल डबल रेप, 1 बार राउंड करके उठाना। यहाँ पे क्या है, सिंगल डबल रेप, 1 बार राउंड करके उठाना। तो ये अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका से इस्तेमाल होता है। जैसे बड़ा सीलिंग रहेगा तो ऐसा, थोड़ा छोटा है तो ऐसा, एकदम छोटा है तो ऐसा, जो सूटेबल लगता है वो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फोटोग्राफ पे आपके सामने उपस्थित है। आप फिर से देखेंगे यहाँ पे डबल बास्केट में आइए, एक इधर से बास्केट बनाया, एक इधर से बास्केट बनाया। ज्यादातर पाइप के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल सूटेबल माना जाता है, कि दोनों तरफ पाइप या कोई लंबा स्ट्रक्चर हो, कि दोनों तरफ से आप हुकिंग करके और वस्तु को आप उठा सकते हैं सीलिंग लगा करके। ये सबसे सूटेबल मेथड माना जाता है। मैक्सिमम फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप समझ पाएंगे, बहुत सामान्य सी बात है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि लेग कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा इक्विपमेंट है 3 लेग लगेगा, ऐसा कोई इक्विपमेंट है तो 2 लगेगा, ऐसा कुछ है तो 4 लगेगा। आपको देख के डिसाइड करना है कि कितना उसमें पॉइंट दिया है और कैसे उठाएंगे। ये आपको सूटेबल लिफ्ट रिगिंग मेथड आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डिसाइड करके गाड़ी करना पड़ेगा। तो ये मेथड सबसे सूटेबल माना जाता है। फिर आगे देखेंगे रिगिंग एंड सीलिंग। ये आपके सामने पहले भी फोटोग्राफ आया है कि जब कोई सीलिंग 90 डिग्री के एंगल में रहता है तो जो उसका लोड क्षमता है वही रहता है। वही सीलिंग यदि एंगल बदलता है, यदि मान लीजिए वही सीलिंग ये आपको 90 डिग्री ऊपर बन रहा है, यानी दोनों तरफ कितना होगा, 45 बना होगा। 45 डिग्री के एंगल में आ जाता है तो जहां पे 1000 लोड आना चाहिए वहां पे 1414 एलबीएस का लोड आ रहा है, यानी 414 एलबीएस पड़ गया। यही सीलिंग
170 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों पार्ट पे कितना लोड होगा, 10-10 डिग्री का, कितना 5-5 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि टोटल कितना होगा, एक एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में 170 तो ऊपर ले लिया, 5 डिग्री का एंगल बना। 1000 केजी 1000 एलबीएस वस्तु का वेट 11470 हो गया। क्यों? सीलिंग कैपेसिटी बड़ा, सीलिंग का पोजीशनिंग बराबर नहीं। तो सीलिंग का पोजीशन बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। सीलिंग का पोजीशन सूटेबल नहीं रहेगा, बात समझ में आ रही है भैया? तो सीलिंग का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिफ्टिंग के लिए। ये स्लाइड आपके सामने है। 1 टन की कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, 1 टन का कोई वस्तु है, यदि 171 डिग्री दे देते हैं एंगल आप, यानी बच गया 9 डिग्री में 4.5 डिग्री एंगल, 6 टन इसका वेट हो जाता है। 151 डिग्री देते हैं 2 टन होता है, 120 डिग्री देते हैं 1 टन होता है, 90 डिग्री देते हैं और कम हो जाता है। ये देखिए इधर एंगल बढ़ रहा है, ऊपर घट रहा है, टेंशन कम होते चला जा रहा है। और आप भी समझ सकते हो, जितना सीलिंग सीधा रहेगा उतना टेंशन कम है। और यहाँ पे क्या है, लोड तो है ही, प्लस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस में लोड कैपेसिटी रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ रॉन्ग मेथड के बारे में दिया है। ये तरीका गलत है उठाने का। ये क्यों ऐसा किया? डायरेक्ट यहां से यहां लेना चाहिए था, डायरेक्ट यहां से यहां लेना चाहिए। ये मेथड गलत है, ऐसे तरीका उचित नहीं है। ये रेप करना हुक के साथ गलत है, डायरेक्ट होना चाहिए, रेप नहीं करना है। वस्तु थोड़ा टेढ़ा है तो एडजस्ट होगा, रेप रहेगा तो कहां एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये दोनों के दोनों रॉन्ग मेथड है, ये मेथड का अप्लाई नहीं करना है। पहला में आपको लग रहा होगा क्या गलती है, ये जो सीलिंग का ट्रेंगल बना दिया, ट्रेंगल नहीं बनना चाहिए था। सीलिंग एक यहां से यहां और यहां से यहां होना चाहिए था, ये त्रिभुज नहीं बनाना चाहिए था। यहां पे देखिए गलत तरीका, ये रॉन्ग मेथड। डिसेकल को टेढ़ा खिसक जाएगा, बोल्ट निकल जाएगा। ये डिसेकल ऊपर लगा दिया। डिसेकल हमेशा वस्तु के साथ लगेगा, क्रेन के हुक के साथ कभी नहीं लगेगा। क्रेन के हुक के साथ सिर्फ और सिर्फ शीलिंग लगेगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट समझने का बात। यस, यहाँ पे दे रहा है उल्टा करके लगाया गया है डिसेकल। इसका आई बोल्ट नीचे है और क्या है, हुक के साथ सीलिंग। हम लोग को करना क्या चाहिए सही में? यस, पहला प्रयास करना चाहिए कि सीलिंग और डिसेकल का पोजीशनिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्रेड होता है और ये थ्रेड फिसल सकता है तो वस्तु सीधे नीचे आ जाएगी। तो एक गलत मेथड है। यहाँ पे देखिए गौर से, बराबर पोजीशन में, मतलब सीधा पोजीशन में ये सही पोजीशन है, या दोनों पोजीशन में देखिए टेढ़ा पोजीशन है। तो ये सही मेथड है। सही मेथड से सीलिंग का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे क्या किया गया, उल्टा किया गया है। ये थ्रेड जो है नीचे है और यहाँ पे थ्रेड देखिएगा। तो सही मेथड का इस्तेमाल करना है, रॉन्ग मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। लोड उल्टा। दूसरा देखिए, यहाँ पे भी सेम पोजीशनिंग सही है, सीलिंग का डिसेकल का इस्तेमाल सही से किया गया, लेकिन रिकमेंडेशन क्या रहता है कि सीलिंग का ही डायरेक्ट इस्तेमाल यदि हुक में हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं हो सकता है तो डिसेकल का पोजीशनिंग आपको सीधा करना। पोजीशनिंग सीधा नहीं होगा तो क्या होगा, डिसेकल ब्रेक होने का या कुछ और प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस पार्ट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से वापस देखिए, कोई भी लिफ्ट को उठा रहे हैं वस्तु, तो उसमें 4 पेज हो सकता है। तो उस 4 पेज को कॉर्नर में सबसे बढ़िया क्या होता है, आप कोई जूट का बैग, गन्नी बैग जो बोलते हैं हम लोग, वो दे दीजिए। कोई ना कोई ऐसा पैड दीजिए जिससे वो धारदार चीजें सीलिंग को ना काट सके। तो इसीलिए वहां पे हमको क्या करना होता है, कोई ना कोई, वेरी गुड, ज्यादातर हम लोग जूट का बोरी देते हैं। जो पहले चीनी का बैग आता था ना, जूट वाला, वो देते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ दीजिए, मतलब धारदार चीजों से बचाने के लिए यहाँ पे पैड दीजिए। जो भी पैड्स आपके पास हो सकता है जो धारदार चीजों से सीलिंग को डैमेज होने से बचाए। यहाँ भी सेम प्रोसेस देखिए। इसमें बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। देखो कैसा किया है,
कहीं पे डिसेकल, कहीं पे, मतलब जोड़ घटाव नहीं करना है ना प्रॉपर। देखो सीलिंग में ज्वाइंट तो पहले रिकमेंडेड नहीं है कि आप ज्वाइंट कीजिए। कैसे किया, एक रोप यहाँ पे कुछ अलग टेंशन, इसमें डिसेकल डाल दिया, कुछ और डाल दिया, बिल्कुल पूरी तरह से गड़बड़ तरीका नहीं। आप सिंगल सेलिंग से वस्तु को लिफ्ट करना है, सही पोजीशन में लिफ्ट करना है, और ये जितना ज्यादा बेंड होता है ना उतना ज्यादा वो तनाव देता है सीलिंग पे, और सीलिंग डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सीलिंग डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सही पोजीशन में सीलिंग को लगाना। तीनों गड़बड़ है, रॉन्ग है, आपको देखने से ही लग रहा है, यहाँ देखो टेंशन, यहाँ पोजीशन गड़बड़, यहाँ टेंशन, यहाँ, मतलब देखने से ही गड़बड़ लग रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, रॉन्ग, तीनों के तीनों गलत है। क्यों गलत है, आप किसी वस्तु को लिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पोजीशन सही होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है। अब जैसे पहला वस्तु को लिफ्ट कर रहा है अनस्टेबल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो कभी भी सीजी या उसके ऊपर से हम लिफ्ट करें, नीचे से उठा रहे हैं, तुरंत पलटेगा, वस्तु नीचे आएगा, यही होगा ना। यहाँ सीजी के ऊपर आना पड़ेगा, पलटेगा, ठीक नहीं है। ये देखो इधर वेट ज्यादा है, सीजी यहाँ है, सीजी हमेशा बीच में आना चाहिए, उठा रहा है यहाँ से, वस्तु इधर टिल्ट करे, कैसा हो जाएगा, ये ऐसे उठाओगे तुरंत ऐसे होगा, नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे लिफ्ट करोगे ना ये वस्तु का पोजीशन ऐसा हो जाएगा, राइट। इस मेथड को आप, गलत मेथड है, इसको आप अवॉइड करना पड़ेगा। ये करेक्ट मेथड है। देखिए सीजी को मिलाया और सीजी ठीक बीचों बीच ब्लू लाइन पे आ रहा है, सीलिंग थोड़ा इधर से लगाया और इधर से लगाया, अब उठा रहा है, ये स्टेबल, ये वस्तु टिल्ट नहीं होगा। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पे रिस्क बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान से, कीप अवे फ्रॉम द लोड व्हाइल सीलिंग आर बीइंग पुल्ड अप। कोई भी वस्तु जब उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, आपको कहां रहना है, उससे दूर रहना है। अब जैसे इस वस्तु को उठाना शुरू किया, ये सीलिंग ठीक से नहीं होगा, टूटा या छटका, इसके जाकर सिर में मारा, राइट। तो आपको क्या करना है, उससे दूर रहिए, दूर रहना जरूरी है। तो सही मेथड का उपयोग करना बहुत जरूरी है, और उसके नीचे जाएंगे, गिरेगा वस्तु, आप उसके चक्कर में आ जाएंगे और लफड़ा हो जाएगा। तो लिफ्टिंग मेथड को सही से पालन करना, और प्लस जब लिफ्ट हो रहा है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। और यहाँ पे देखिए, क्रिसमस ट्री लिफ्ट इज नेवर अलाउड। क्रिसमस ट्री मतलब, अब देखो एक ऊपर बांध दिया, एक इधर बांध दिया, नहीं, एक बार में एक वस्तु को लिफ्ट कीजिए, वन एट टाइम, 2-3 रहेगा, एक फिसल के नीचे गिरेगा, लफड़ा हो जाएगा। तो आप लिफ्टिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा आप लिफ्ट कीजिए, एक वस्तु को ठीक से बांध के और लिफ्ट करना स्टार्ट कीजिए, सही मेथड है। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए इसको लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करना में क्या ध्यान देना है कि आप 4 ठो लेग दिया हुआ है, 4 ठो लेग दिया हुआ है, 4 ठो लेग दिया हुआ है, 4 ठो लेग में एक लेग लूज है, देखो जैसे इधर वाला टेंशन में नहीं है, और आपने उसको उठाना स्टार्ट कर दिया, 2 सीलिंग पे ही लोड है, या 2 से उठाना शुरू कर दिया, वैसे केस में वस्तु अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि 2 लेग है तो दोनों लेग पे लोड होना जरूरी है, 4 लेग है तो चारों लेग पे लोड होना जरूरी है, उसके बाद ही उस वस्तु को लिफ्ट करना है, राइट। नहीं यस, तो सही से लिफ्ट करना है, और सभी पे बराबर लोड जाना जरूरी है, और बराबर लोड सब पे नहीं जाएगा तो वन साइडेड लोड होगा और सीलिंग टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका 20 टन वेट है, तो चारों पे लोड रहेगा तो सब पे 5-5 टन लोड जाएगा, और यदि आपने एक फ्री है तो अभी 20 टन लोड 3 पे डिवाइड होगा, राइट। तो
3 पे जब डिवाइड होगा तो लोड बढ़ेगा, तो इसीलिए सभी पे लोड बराबर बराबर जाना अनिवार्य। यस, देखिए एकदम गलत मेथड है। कभी भी हुक को ऐसे लगाया जाता है स्ट्रक्चर के साथ, आपको देखने से ही गड़बड़ लग रहा है। ये देखो अनसेफ, पूरी तरह से अनसेफ। यह प्रैक्टिस हादसा को जन्म देगा, यही इंसिडेंट का कारण है। if you lost the upper hook, you also lost the. अब यहां पे देखिएगा, जो इसका लॉक है उसका तो कोई काम नहीं, उसको फ्री हो गया, और थोड़ा सा कुछ इधर उधर फिसला, बस तो सीधा नीचे। करना क्या है, ये प्रैक्टिस नहीं करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं है। सही पोजीशन को करना है, अनसेफ प्रैक्टिस नहीं करना। देखिए यहां पे गौर से, पहला फोटोग्राफ और दूसरा फोटोग्राफ, ओके। जब भी आपको सीलिंग लगाना है, चाहे ऊपर से लगाएं या नीचे से लगाएं, जो भी मेथड आपका बन रहा है, ये लेच हमेशा बंद होना चाहिए, ये लेच हमेशा बंद होना चाहिए, और ये इस पार्ट पे लोड होना चाहिए, राइट। नहीं तो वैसे केसेस में क्या होता है, जब लोड बराबर नहीं जाएगा, संभावनाएं जो है बढ़ जाती है किसका, डैमेज होने का। इसको आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। देखिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो है ना, उसी को इस्तेमाल करना उचित माना जाता है, क्योंकि जुगाड़ वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो भरोसेमंद नहीं होती है और दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो जुगाड़ से हम लोग थोड़ा बचेंगे, जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट है, जो लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सूटेबल रहेगा, राइट। चलिए ये देखिए अनसेफ प्रैक्टिसेस कैसे हो रहा है। देखिए कैसे हुक लगाया गया है, पूरी तरह से अनसेफ। तो ये प्रैक्टिस आपको फोटोग्राफ में देख लीजिए नहीं करना है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं करना है। दोनों फोटोग्राफ को देख लीजिए, हुक को देखो यहाँ पे फंसा दिया अलग तरीके से, ऊपर में एडजस्टेबल कुछ लगा दिया, अपना चैन गाइड यहाँ पे क्या बोलते हैं डायगोनल लगा दिया। तो ये क्या है, लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा और ये डैमेज हो जाएगा। इस प्रैक्टिस से आप बचिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किया, कुछ वस्तु के साथ सपोर्ट देके टेढ़ा कर दिया, अनसेफ। ऐसा यदि करना है तो पुली के साथ करो ना, पुली राउंड होता है, लोड कम पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस पूरी तरह से रॉन्ग है। यदि ऐसा करने की जरूरत भी आप पड़ती है तो पुली के साथ ऐसे आप। फिर से आप देखिए यहाँ पे गौर से, ये मेथड सेफ है, इसमें गड़बड़ी नहीं है। स्ट्रक्चर के साथ लॉक है और एक स्ट्रक्चर के साथ हुक एंकरिंग करके एडजस्टेबल लगाया आपको पुली, और धीरे धीरे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, सही पोजीशन में लगा है, दोनों पोजीशन, स्ट्रेंथ बराबर रहेगा। अब हम बात करेंगे सीलिंग के बारे में। सीलिंग को ज्वाइंट वगैरह कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, डैमेज वगैरह, तो हम पहले भी आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाए हैं, यहाँ भी 2-4 फोटोग्राफ दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो 2-3 चीजें सीखने वाली है, फिजिकल कंडीशन सीलिंग का देखेंगे, उसमें कहीं से कुछ डैमेज हुआ होगा, वायर आपको वायर रोप या कोई उसमें केरोजन दिख रहा है, ब्रोकन दिख रहा है, कुछ भी, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा, सीलिंग का जो ज्वाइंट होगा कम से कम 3 आई बोल्ट के साथ, यू क्लेम के साथ ज्वाइंट होगा, 1 2 3। यू क्लेम कम से कम कितना चाहिए, 3 से कम में ज्वाइंट नहीं किया जाएगा। ज्वाइंट का मेथड सही से इस्तेमाल होना अनिवार्य है, ये आपको देखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स की, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट है इक्विपमेंट्स का। तो 51 नंबर स्लाइड आज हम लोग अभी तक जितना बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी भी छात्र को कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा सा और है, आज इसको खत्म कर लेते हैं, नहीं सर, आज फिनिश हो जाएगा। लिफ्टिंग में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ
और लिफ्टिंग प्लान भी आज समझ लेंगे, राइट। तो हम लोग का क्लास आज थोड़ा चलेगा लंबा, मतलब 6:15 तक, तो आप जुड़िए। और ये जो मैंने आपको लिफ्टिंग बता रहा हूँ ना, बहुत डिटेल में है, एक एक चीज आपको सब बता दिया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इक्विपमेंट से आप देख सकते हो, राइट। ये अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट में हम लोग जब इरेक्शन करना होता है तो इरेक्शन के बारे में हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट, राइट। और सबसे जरूरी ये है जो आपको ध्यान रखना है, जितना भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट होगा उन सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना अनिवार्य है, यानी एक्सटर्नल इंजीनियर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना है और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना है। और एक और पॉइंट ऐड है इसमें कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद उसका फिजिकल कंडीशन डैमेज हो गया तो भी उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 1 साल के लिए होता है और किसी भी उपकरण का जब हम उपयोग करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई भी डैमेज, खराबी या कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है। तो वैसे केस में उन सब चीजों से हमें बचना चाहिए और इफेक्टिव इक्विपमेंट का हमें लिफ्टिंग कार्य के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कुछ लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, जैसे आप देखेंगे आई बोल्ट है, डी शेकल है, बो शेकल है, चैन सीलिंग है, अलग अलग इक्विपमेंट है। ये सभी के सभी सी हुक है इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं लिफ्टिंग में। और अगेन हम आपको रिपीट करेंगे कि सभी इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन प्लस में उनका फिजिकल कंडीशन, उसके बाद उनका कलर कोडिंग, ये सब कुछ होना है। और इन सभी मापदंड पे वो इक्विपमेंट यदि परफेक्ट बैठता है तभी उसका इस्तेमाल हमें करना है, अदरवाइज उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जो उपयोग हम लोग को करना होता है वो हमेशा सही डायरेक्शन में करना होता है, राइट। सही डायरेक्शन में हम नहीं करेंगे तो हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमको लिफ्ट करना है, और ये लिफ्ट करने के लिए कौन बताएगा कैसे लिफ्ट करना है। तो सबसे बढ़िया कॉम्पिटेंट जो रीगर है उस रीगर के माध्यम से ही लिफ्ट करवाएंगे। वो रीगर को पता रहना चाहिए, पता होता है उसको, ट्रेंड होता है, उसके बाद उससे लिफ्ट किया जाता है, राइट। जैसे हैंड ऑपरेटेड विंच, कैसे इसको फिट करना है। रोलर, कई सारे इक्विपमेंट को हम लोग क्या करते हैं, रोल करके आगे बढ़ाते हैं। ये प्लेट शिफ्ट करने के लिए जैसे ऊपर उठाते हैं प्लेट को दबा लेता है, राइट। बीम क्लेम, अलग अलग इक्विपमेंट है, राइट। उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल हमको कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस्तेमाल में गड़बड़ी होती है वही हादसा का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लिफ्टिंग गियर में काम करने के लिए हमेशा पर्सन को ही इन्वॉल्व करना चाहिए, अनट्रेन्ड पर्सन से लिफ्टिंग का कार्य नहीं कराना चाहिए। उसके बाद कुछ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आप देखेंगे ये कहाँ लगे होते हैं, आपको ज्यादातर मतलब वेयर हाउसेस में सब इक्विपमेंट मिलते हैं, कहीं हुक, कहीं आई बोल्ट, कहीं कुछ। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें भी सेम आ जाता है कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, उपयोग करने के लिए सही मेथड क्या है, राइट। तो सही मेथड में इसका उपयोग करना है। और रिपीट जो वर्ड होगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य है, फिजिकल कंडीशन अनिवार्य है, और फिजिकल कंडीशन में ओके रहने पे कलर कोडिंग होगा, और कलर कोडिंग के बाद से सही इक्विपमेंट को सही लिफ्टिंग में इस्तेमाल करना है। और ये कौन निर्धारित करेगा, तो लिफ्टिंग सुपरवाइजर या रीगर या फोरमैन, जिसको लिफ्टिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी है।